वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। केमिस्ट्री का 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 है। इससे पहले हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अब देखिए क्या है, बेसिकली केमिकल रिएक्शंस हैं। तो पहले हम जान लेते हैं, जो कि 9th क्लास में हम पढ़ के आए थे, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, तो उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखिए इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होंगे, जो भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होंगे, कैसे एक न्यूमेरिकल को केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट सारे इसमें बताए जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट हम आपको बता देंगे, काफी क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट बताने के बाद फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसका आंसर निकालने में कैपेबल हो पाएंगे। इसके बाद जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, पूरे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट सब आपको समझ में आ चुके होंगे। इसके बाद इंडिविजुअल क्वेश्चन यानी एक एक दो क्वेश्चन करके हम अपने चैनल पर डालते रहेंगे, तो वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन भी रहेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने हैं, ठीक है, और थियोरेटिकल क्वेश्चन भी रहेंगे, जो लॉन्ग आंसर के टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में इंडिविजुअल क्वेश्चन हम चैप्टर से रिलेटेड डालते रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं केमिकल चेंज क्या होता है। Whenever a chemical change occur, जब कोई केमिकल चेंज होता है, अब केमिकल चेंज क्या है तो 9th क्लास का रिकॉल कर लीजिएगा जरा एक बार, ठीक है। उसमें क्या होता था, जब किसी चेंज में क्या होता है, ना केवल उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो बल्कि केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, इस तरह से आप कह सकते थे। बल्कि आप ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई जो केमिकल चेंज होते हैं वो परमानेंट चेंज होते हैं, यानी उनको रिवर्स नहीं किया जाता। दीज आर इरिवर्सिबल चेंजेस, ठीक है। जैसे हम कहें मिल्क से कर्ड का बनना, तो मिल्क से कर्ड बनाई जा सकती है, बट कर्ड से रिवर्स करके फिर से मिल्क नहीं बनाया जा सकता, तो दीज आर इरिवर्सिबल चेंजेस, ठीक है। तो अब कहेंगे कब एक केमिकल रिएक्शन कब हो रही है, तो कहेंगे व्हेन एवर ए केमिकल चेंज अकर, जब कोई केमिकल चेंज होता है, वी कैन से दैट, तब हम कह सकते हैं कि ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो हम कहेंगे कि हाँ भाई कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हुई है, यानी जब कोई केमिकल चेंज होगा तभी हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है। चलिए तो देखो भाई क्या है, हम एनसीईआरटी की बुक को है ना बिल्कुल टॉपिक वाइज लेके चलेंगे। व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न, जब एक मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है। मैग्नीशियम रिबन मतलब मैग्नीशियम एक मेटल है, उसकी एक स्ट्रिप, एक पट्टी आप ले लीजिएगा, है ना, रिबन की तरह एक ले लीजिएगा। इज बर्न इन ऑक्सीजन, जब उसको ऑक्सीजन में जलाया जाता है। अब ऑक्सीजन में क्यों जला रहे हैं भाई, तो बर्निंग के लिए आप जानते हैं कि भाई जिसको जलाना है वो कम्बस्टिबल मटेरियल होना चाहिए, उसके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए हमने ऑक्सीजन में उसको जला रहे हैं। इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी मैग्नीशियम को जब आप जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन ए सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग। कहने का मतलब ये जो हम बातें बता रहे हैं कि एक मैग्नीशियम को जलाया गया, ठीक है, मैग्नीशियम को जलाने के बाद ऑक्सीजन से रिएक्शन हुई, मतलब मैग्नीशियम जलाना मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करना, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो यानी सेंटेंस में बताने में इसको काफी टाइम लग रहा है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन हमको करना पड़ रहा है। ऐसे में क्या करते हैं हम भाई, उससे बचने के लिए, उसको सॉर्ट करने के लिए, इजी बनाने के लिए, सिंपल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशंस का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे, केमिकल इक्वेशंस का यूज करेंगे। द वर्ड इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन, यानी ऊपर वाली उसके लिए वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन मतलब शब्दों में लिखी हुई एक इक्वेशन, वर्ड में शब्द, ठीक है, और इक्वेशन में इक्वेशन लिखी हुई, ठीक है। तो वर्ड्स में इस इक्वेशन को अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई, और जो इस साइड होते हैं उनको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट, यानी जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जिनकी वजह से रिएक्शन स्टार्ट होती है, उनको कहते हैं हम रिएक्टेंट्स, ठीक है। फिर क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई, तो ये शब्दों में हमने लिखा, वर्ड्स में लिखा, तो इसलिए इसको वर्ड इक्वेशन बोलेंगे। और एरो के इधर यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आते हैं उसको कहते हैं हम प्रोडक्ट्स, उनको क्या कहते हैं हम प्रोडक्ट। यानी लेफ्ट हैंड साइड आपके रिएक्टेंट्स लिखे होते हैं, राइट हैंड साइड आपके प्रोडक्ट लिखे होते हैं। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एरो का जो हेड है, हेड मतलब सिर है, उधर प्रोडक्ट होते हैं, और एरो का जो टेल होता है उस साइड क्या होते हैं, उस साइड रिएक्टेंट्स होते हैं। आप ऐसे भी उसको बोल सकते हैं। चलिए द सब्सटेंस दैट अंडरगो, अब देख लेते हैं, द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज, ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल, जिनमें केमिकल चेंजेस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, इन द रिएक्शन आर नोन एज रिएक्टेंट, यानी किसी केमिकल रिएक्शन में ऐसे सब्सटेंस जिसमें कोई केमिकल चेंज हो रहा होता है, उन सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं बेटा, रिएक्टेंट्स। उनको हम क्या बोलेंगे, उनको रिएक्टेंट्स बोला जाएगा, ठीक।
जैसे कि फिर से भाई इक्वेशन ले लीजिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना, एरो लगा के, ठीक है। तो क्या होगा, ये हो गया रिएक्टेंट, यानी मैग्नीशियम में चेंज हुआ, ऑक्सीजन में चेंज हुआ और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो इन दोनों में चेंजेस हुए हैं और एक नया प्रोडक्ट बना है जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, जो कि प्रोडक्ट है। द न्यू सब्सटेंस फॉर्म, तो इस केमिकल रिएक्शन में जो नया सब्सटेंस बन रहा है, यानी कि प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा है, ड्यूरिंग द रिएक्शन इज नोन एज प्रोडक्ट। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे प्रोडक्ट। चलिए नेक्स्ट, द सब्सटेंस दैट अंडरगोज केमिकल चेंज इन द रिएक्शन आर नोन एज रिएक्टेंट्स। ठीक है, आई थिंक ये फिर से वही स्लाइड रिपीट हो गई। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो देखो भाई, एक सिंपल सी चीज देखते हैं, A प्लस बी एरो C प्लस डी, यानी कि रिएक्टेंट साइड A है, B है, A और B कोई दो रिएक्टेंट हैं और प्रोडक्ट बने हैं C एंड D। अब देखो बेटा, इस रिएक्शन को देख के आप कभी भी ये मत समझना कि भाई दो रिएक्टेंट होते हैं तो सर दो ही प्रोडक्ट बनेंगे, क्या ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ध्यान रखना, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, दो रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बन सकता है, तीन रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बन सकता है, तो ऐसा पॉसिबल है ना। तो कितने से कितने भी बन सकते हैं, तो ऐसा कोई, यानी ये केवल एक आपको एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए चीजें बताई गई हैं। चलिए देखते क्या है। द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड लिखे जाते हैं, जिसको हम LHS भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, लेफ्ट हैंड साइड, विद ए प्लस साइन। उनके बीच में जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे सबके बीच में क्या होगा, प्लस साइन रहेगा बिटवीन देम। सिमिलरली इसी तरीके से प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट साइड, इसी तरह से जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको किधर लिखते हैं बेटा, उनको लिखेंगे राइट हैंड साइड लिखेंगे, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं RHS, मतलब राइट हैंड साइड, विद ए प्लस साइन। और जितने भी प्रोडक्ट होंगे उनके सबके बीच में प्लस साइन रहेगा, मतलब रिएक्टेंट्स के बीच में प्लस साइन रहेगा, प्रोडक्ट्स के बीच में प्लस साइन रहेगा और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एरो का सिंबल रहेगा, ठीक है, साइन रहेगा। द एरो हेड पॉइंट्स टुवर्ड द प्रोडक्ट, जो एरो का हेड होता है, सिर होता है, वो किधर, डायरेक्शन उसकी किधर होती है, वो प्रोडक्ट की साइड होती है। एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, और ये रिएक्शन की डायरेक्शन बताता है, मतलब एरो अगर इधर से इधर लगा हुआ है तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड से चल के रिएक्शन राइट हैंड साइड तक हो रही है, इस डायरेक्शन में रिएक्शन चल रही है। चलिए, राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन हम कैसे लिखें, है ना, केमिकल रिएक्शन किस तरीके से लिखी जाए। तो देखो भाई, इफ वी यूज केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड, अभी हमने देखा वर्ड्स इक्वेशन, यानी कि हमने यहाँ पे लिखा था मैग्नीशियम, यहाँ पे लिखा था ऑक्सीजन और यहाँ पे लिख दिया था मैग्नीशियम ऑक्साइड। हालांकि ये इक्वेशन अभी बैलेंस नहीं है फिलहाल, है ना, तो अभी बैलेंस की बात नहीं कर रहे हैं, केवल इक्वेशन को सिंबल्स में लिखना सीखना है हमको, ठीक है। तो पहले हमने वर्ड्स में लिखी थी, उन वर्ड्स की जगह अगर हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करें, यानी उनके सिंबल्स का इस्तेमाल करें, उनके फॉर्मूले का इस्तेमाल करें, ठीक है, द केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल। ऐसा करने से भाई वर्ड्स के नाम की जगह, अल्फाबेट्स की जगह अगर हम उनके सिंबल यूज करना शुरू कर दें, उनके फॉर्मूले यूज करना शुरू कर दें, तो एक रिएक्शन जो होती है कंसाइज, काफी छोटी हो जाती है, कम जगह घेरती है और काफी यूजफुल हो जाती है, यानी कि आप कहिए तो सीधे सीधे कहें तो सिंप्लीफाइड हो जाती है, हमको समझने में भी आसानी रहती है। चलिए, तो देखो भाई, मैग्नीशियम की जगह Mg लिख दिया, कितना छोटा हो गया, ऑक्सीजन की जगह O2 लिख दिया, है ना, और ये 2 ऐसे सफिक्स में रहता है नीचे साइड, है ना, ऐसे लिख दिया। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखने में देखो कितना, इतनी जगह घेरता, अभी क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड सिंबल लिखा, फॉर्मूला लिखा, तो यहाँ पे काम चल गया, ठीक है। तो यानी आप कहिएगा कि हमने इसको सिंप्लीफाइड कर दिया है। चलिए रिवीजन कर लेते हैं, कुछ 9th क्लास में कुछ चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी, है ना, तो स्टूडेंट अक्सर इन चीजों को भूल जाते हैं, तो मैं बता दूं आपको। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, नो डेस्ट्रॉय, ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। इन ए केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल इक्वेशन में ना तो मास को आप बना सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। ये हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कहां बेटा, ये 9th क्लास में हमने पढ़ा, तब आपको केवल इतना ही बताया गया था, ठीक है। अब दैट इज, इसका ये मतलब निकलता है द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स, यानी कि अगर टोटल मास की बात करें, यानी कुछ रिएक्टेंट्स होते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, तो कह रहा है द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट। कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट साइड जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका जो मास होगा प्रोडक्ट साइड जितने भी एलिमेंट हैं उनके मास के इक्वल होगा। कहने की बात मैं सीधे सीधे बता दूं कि रिएक्टेंट साइड Mg है और O2 है, सपोज करो इसका मास 1 kg है, इसका मास 2 kg, मान लिया, ऐसी है ना, है नहीं एग्जैक्टली, लेकिन अंदाजा आपको बता दे रहा है, ठीक है। तो MgO, तो इस साइड जो रहेगा
इसका टोटल मास हो जाएगा कितना 3 kg। देखो 1 mg था, O2 कितना था 2, तो इधर जब आओगे तो mg का इधर 1 रहेगा, इधर भी रहेगा 2, तो टोटल क्या हुआ mg का 1 इधर है, mg का 1 किलोग्राम इधर है, O2 का 2 किलोग्राम इधर है, O का 2 किलोग्राम इधर रहेगा ना, जब अगर 2 हो जाएगा तो ठीक है इस तरह से। तो यानी रिएक्टेंट साइड जो एलिमेंट्स हैं, प्रोडक्ट साइड जो एलिमेंट है, उनका मास क्या रहना बेटा सेम रहना, ये कहलाने की कोशिश यहाँ पे की गई है। ठीक है, तो यानी थोड़ा सा हमने मॉडिफाइड कर दिया उसको, चीजों को एडजस्ट किया 10th क्लास के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखो बेटा पिछली क्लासेस में जो चीजें पढ़ाई जाती हैं वो केवल लिमिटेड अमाउंट में पढ़ाई जाती है, मतलब जितना वहां पे जरूरत होती है। अब देखो है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास थोड़ा सा मॉडिफाइड हो गया। अब केवल टोटल मास की बात नहीं करेगा, हर एलिमेंट का मास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यानी कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड क्या होना चाहिए, सेम सेम होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। यानी कह रहा है किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड जितने एलिमेंट्स थे, प्रोडक्ट साइड जितने एलिमेंट है वो सेम रहेंगे। ठीक है, क्या रहेंगे, ईच एलिमेंट। जैसे मैंने बात की यहाँ पे अगर रिएक्शन है क्या, ठीक है, तो देखो भाई यहाँ की अगर मैं बात करूं, जैसे सपोज करो आपने लिखा है इधर A और प्लस आप लिख रहे हैं B। ठीक है, आप क्या लिख रहे हैं B, या सपोज करो मैं ऐसे लिख रहा हूं 2A प्लस B और एरो लगा के लिख दे रहा हूं इधर, ठीक है B, ठीक है, और इधर क्या लिख दिया A2। सपोज दैट ऐसे कोई रिएक्शन हुई, तो देखो भाई A के कितने एटम है, A के हैं 2 एटम, यहाँ A के कितने हैं, A के 2 एटम है। ठीक है, तो यहाँ जो A का मास होगा और यहाँ जो A का मास होगा वो सेम सेम रहेगा, यानी ईच एलिमेंट का मतलब A का मास A के मास के बराबर, रिएक्टेंट साइड वाले A का मास प्रोडक्ट साइड वाले A के मास के बराबर, है ना, रिएक्टेंट साइड वाले B का मास प्रोडक्ट साइड वाले B के मास के बराबर। तो भाई जब हर एक का ईच एलिमेंट का मास बराबर हो जाएगा तो सारे के सारे रिएक्टेंट और सारे के सारे प्रोडक्ट का मास भी आपस में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये बात इसने कहना चाहिए इस लाइन में। चलिए अब देखते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अब देखो भाई इसमें 2 टाइप के रिएक्शन आएंगे, एक आएगा अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन, एक आएगी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अभी इक्वेशंस की बात कर रहे हैं। चलो, इफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, अगर बात करें नंबर ऑफ एटम्स की, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स की बात हम यहां पे कर रहे हैं, ऑफ ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के एटम्स। देखो जैसे यहां पे बात करूं mg, तो mg कितने हैं 1 है, ऑक्सीजन के एटम की बात करूं तो कितने हैं 2 हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट के आप एटम्स को देखिएगा, है ना। तो कह रहा है ईच इफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ, और एक साइड नहीं देखने, कहां, mg का इधर देख रहे हैं, mg के इधर भी देखो, आर नॉट सेम, अगर सेम नहीं है, सेम नहीं है मतलब इक्वल नहीं है, देन द केमिकल इक्वेशन इज नोन एज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, या और क्या कहेंगे, और यहां पे आ गया है ना, या क्या कहेंगे उसको, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। ठीक, तो देखो भाई यहां पे mg का 1 एटम है, इधर mg का 1 है, कोई दिक्कत नहीं, mg बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन के इधर 2 हैं, इधर ऑक्सीजन का 1 है। कहने का मतलब है mg तो बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। इसका मतलब अगर जितने भी एलिमेंट रिएक्टेंट साइड है और प्रोडक्ट साइड है, उनमें से कोई एक भी नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं है, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं है तो उनका मास भी इक्वल नहीं होगा, है ना। तो अगर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से किसी एक का भी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड अगर नंबर ऑफ एटम्स सेम नहीं है किसी भी एक एलिमेंट के, तो वो पूरी इक्वेशन अनबैलेंस इक्वेशन हो जाएगी। अनबैलेंस इक्वेशन हो जाएगी, या उसको स्केलेटन इक्वेशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो अभी देखते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। इफ नंबर ऑफ एटम्स, क्या देखना है, नंबर ऑफ एटम देखना, किसके देखने, ईच एलिमेंट के, हर एक एलिमेंट को उठाओ उसके एटम्स देखो। किधर देखने भाई, रिएक्टेंट साइड देखें, प्रोडक्ट साइड देखें, तो कह रहे हैं ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ देखो, मतलब रिएक्टेंट साइड भी जाना है आपको, प्रोडक्ट साइड भी जाना, दोनों साइड आपको जाके देखना है, आर सेम। अगर हर एक एलिमेंट के रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ एटम सेम है, इक्वल हैं, देन द केमिकल इक्वेशन इज नोन एज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो हम क्या कहेंगे कि ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। जैसे बात करें, यहां पे इक्वेशन लिखी है, बैलेंस लिखी है 2mg प्लस O2 एरो 2mgO। अब देखिए क्या है, यहां mg के कितने हैं 2 एटम्स हैं, इधर जाएं तो देखो 2 की मल्टीप्लाई mg से, तो mg के भी कितने हैं 2 हैं, तो mg बैलेंस, ईच एलिमेंट के mg के देख ले तो mg के बैलेंस। अब दूसरे के भी देखो, ईच एलिमेंट देखना तो सबके देखने, तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन के 2 हैं, ठीक है, इधर जाओ तो देखो 2 से मल्टीप्लाई है तो कितने इसके भी 2 हैं, तो यानी हमने mg के भी देखे, O के भी देखे, रिएक्टेंट साइड भी देखे, प्रोडक्ट साइड भी देखे, ईच एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम दोनों साइड हमने देखा और दोनों क्या आए हैं
सेम आए, तो दैट्स वाई हम कहेंगे कि ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। चलिए, हाउ टू नो दैट ए इक्वेशन इज बैलेंस और नो, हमें कैसे पता चलेगा कि एक इक्वेशन कोई केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस है कि नहीं है? तो भाई देखो क्या है, एक एग्जांपल आपको देके चलते हैं, जिंक, सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। अब हमें यह पता करना है कि भाई ये बैलेंस्ड है कि नहीं है, तो हमें क्या करना है, देखो एक सिंपल सी रिएक्शन दी, तो ये ऊपर वर्ड इक्वेशन लिखी हुई थी और नीचे क्या है, ये आपके फॉर्मूले में या सिंबल्स में लिखी हुई है। जिंक का लिख लिया Zn, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जिंक सल्फेट को ZnSO4 लिखा है, हाइड्रोजन को H2 लिखा है। चलिए अब देखते हैं बैलेंस है कि नहीं है, हम कैसे पता करें? तो अभी हमने कहा था वर्ड्स में, तो हमने लिख के बता दिया कि भाई देख लो, चेक कर लो, इधर कर लो, है ना। लेकिन प्रॉपरली ऑफिशियल तरीके से, सही तरीके से हम कैसे चेक करेंगे? तो देखो भाई, हम क्या करेंगे, हम एक टेबल बनाएंगे, इधर हमने लिखा एलिमेंट, 3 कॉलम बनाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड या एलएचएस साइड कह लीजिए, नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट साइड, ये प्रोडक्ट साइड होती है, ये हो गई आपकी प्रोडक्ट साइड, ठीक है, और ये साइड हो गई आपकी रिएक्टेंट साइड, ये साइड क्या हो गई, रिएक्टेंट साइड हो गई। अब देखो भाई, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड, देखो Zn, ये Zn है, किधर है, रिएक्टेंट साइड है, रिएक्टेंट साइड Zn कितने हैं, 1, तो हमने क्या लिख दिया 1, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन कितने हैं, देखो कहां देखना है, रिएक्टेंट साइड, किधर देखना बेटा, रिएक्टेंट साइड, तो कितने हैं हाइड्रोजन, कितने रिएक्टेंट साइड, देखो कितने हैं 2, तो 2 लिखा हमने, 2 लिखा। सल्फर कितने हैं, तो सल्फर कितना है बेटा, देखो रिएक्टेंट साइड देख रहे हैं ना अभी, तो 1 है, तो 1। ऑक्सीजन कितने हैं, तो देखो भाई ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो रिएक्टेंट साइड कितने ऑक्सीजन 4 हो गया। अब सेम मैनर में इसी तरीके से सिमिलरली हम देखेंगे जिंक, तो अब प्रोडक्ट साइड आओ, प्रोडक्ट साइड जिंक कितना है 1, तो हमने 1 लिखा, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन देखो कितने हैं 2 हाइड्रोजन है, तो हमने 2 हाइड्रोजन लिखे। उसके बाद हम देखने जा रहे हैं सल्फर, सल्फर कितने हैं 1 है, तो हमने 1 लिखा। उसके बाद हम देखने जा रहे हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने, तो ऑक्सीजन कितने 4। अब ऐसे इस टेबल को बनाने के बाद, फिलअप करने के बाद, अब देखिए जिंक के कितने हैं 1 1, मतलब बराबर, रिएक्टेंट साइड भी प्रोडक्ट साइड भी। हाइड्रोजन कितने हैं 2 2, मतलब दोनों साइड बराबर है। सल्फर 1 1, ये भी बराबर है। ऑक्सीजन 4 4 बराबर है। यानी हर एक एलिमेंट के, चाहे वो रिएक्टेंट साइड ले लो चाहे प्रोडक्ट साइड ले लो, नंबर ऑफ एटम्स सेम है। दैट्स व्हाई हम कहेंगे दिस रिएक्शन इज ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। चलिए इक्वेशन, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाउ टू बैलेंस ए अनबैलेंस, यहां पे ऐसे लगा दीजिए, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। यानी कि अगर आपको पता है कि ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड है, तो हम भाई बैलेंस कैसे करें? सर आपने ये तो बता दिया कि बैलेंस ये होती है, अनबैलेंस ये होती है, लेकिन अनबैलेंस अगर हमें दे दी गई है इक्वेशन, तो कैसे हम उसको बैलेंस करेंगे? उसका तरीका होगा, कुछ मेथड होगा, बिल्कुल है। चलिए उसी को डिस्कशन करने की कगार पे हम चल रहे, पहुंच रहे हैं। तो देखो भाई Fe प्लस H2O, Fe की आयरन की रिएक्शन कराई H2O, तो H बेटा 2 है ना, ऐसे आएगा, नीचे की साइड आता है, ऐसे 3 जो है वो यहाँ पे आएगा नीचे, और 4 O के नीचे है ना, ऐसे, ठीक है। तो चलिए करते हैं बैलेंस करने की कोशिश, ये केमिकल रिएक्शन, इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। देखो भाई फर्स्ट स्टेप, हमारा पहला स्टेप क्या होगा, जो भी आपकी रिएक्शन है, देखो यहाँ पे हमने सही करके लिख दिया, H के नीचे सफिक्स में रहता है, ये 3 सफिक्स में रहता है, O सफिक्स में रहेगा, 2 सफिक्स में रहेगा। सफिक्स मतलब नीचे की साइड जैसे लिखते हैं, ठीक। तो सबसे पहला स्टेप होगा, फर्स्ट ड्रा द बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला। जितने भी फॉर्मूले लिखे हैं, चाहे वो रिएक्टेंट साइड लिखे हो चाहे प्रोडक्ट साइड लिखे हो, उसके बाहर, उसके चारों तरफ एक आप बॉक्स बना लेंगे, एक डब्बा बना लो भाई, है ना, एक डिब्बा बना लेना आपको, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है इस डब्बे के अंदर कुछ भी छेड़छाड़ आपको नहीं करनी है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है आपको, बिल्कुल ठीक। चलिए स्टेप 2, सर डब्बे तो बना लेंगे, पेंसिल से बॉक्स बना लेंगे, आर्ट बनाने तो हम माहिर होते हैं सर, है ना, बॉक्स बनाने में क्या, तो क्या सर इक्वेशन बैलेंस हो गई? नहीं बेटा, वो केवल स्टेप 1 था। अब देखिए स्टेप 2, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स की लिस्ट बनाइए, जैसे कि अभी पीछे बनवाई गई थी। तो आपने फिर वही किया, लिस्ट वही वाली, एलिमेंट, रिएक्टेंट साइड एटम, प्रोडक्ट साइड एटम, ठीक। तो देखो भाई रिएक्टेंट साइड क्या है, Fe कितने हैं, देखो रिएक्टेंट साइड Fe कितने हैं 1, तो हमने 1 लिखा, ठीक है। प्रोडक्ट साइड कितने हैं Fe, प्रोडक्ट साइड देखो कितने हैं 3 दिखाई दे रहे हैं, कितने हैं 3, तो हमने 3 लिखा। इसी तरह से हाइड्रोजन को देखेंगे, हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, ये 2 हैं, देखो ये 2 लगा है इसके नीचे 2। हाइड्रोजन इधर कितने हैं, इधर भी 2 है, तो 2 2 हो गए, हमने 2 2 लिख लिया। उसके बाद बात करते हैं ऑक्सीजन की, किसकी बात करते हैं, ऑक्सीजन की। तो देखो भाई रिएक्टेंट साइड कितने हैं, 1 ऑक्सीजन है, ठीक है, और इधर कितनी है प्रोडक्ट साइड कितनी, 4, तो हमने लिखा 1 और 4। अब सर देखो ये सर 1 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 2 है, यानी
Fe यानी आयरन तो बैलेंस नहीं है, इधर 1 है इधर 3 है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बैलेंस नहीं है। इधर हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन तो बैलेंस है, बहुत अच्छी बात, हाइड्रोजन को बैलेंस होने दो। ऑक्सीजन कितने 1 4, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। यानी इस इक्वेशन में हाइड्रोजन बैलेंस है, बाकी आयरन और ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। अब उनको हमें बैलेंस करना है तो सबसे पहले टेबल बनानी जरूरी है, उसके लिए हमें पता तो चले किस किस को बैलेंस करना है, इसलिए हमने टेबल बनाई। ठीक, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन, यानी अनबैलेंस्ड इक्वेशन के लिए जो नंबर ऑफ एटम्स हैं ईच एलिमेंट के, उनकी एक लिस्ट बना लो। तो ये हमने लिस्ट इसकी बना ली। सर अब क्या करें, लिस्ट भी बन जाएगी सर, ये तो अभी पहले जैसे ही काम किया। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टेप नंबर 3, अब क्या करेंगे, स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड। आपको बैलेंस करना स्टार्ट करना। सर कैसे करेंगे, ठीक है करेंगे बेटा जैसे बता रहा वैसे करेंगे। ठीक है, विद द कंपाउंड, कैसे, कंपाउंड को आपको बैलेंस करना है। कहां से, किससे स्टार्ट करें सर, है ना, तो वही चीज बता रहा है। बैलेंस स्टार्ट मतलब स्टार्ट करें बैलेंस करना विद द कंपाउंड, कंपाउंड से बैलेंस करना है, स्टार्ट करें। कौन सा कंपाउंड सर, दैट कंटेन, ऐसा कंपाउंड जो रखता हो द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हो, फॉर कन्वीनियंस यानी सामान्यता, अपने आराम के लिए ऐसा हम करते हैं। यानी कि ऐसा कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही करना है, बट ऐसे करेंगे तो थोड़ा सिंप्लीफाई वे में हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस रूल को फॉलो करते हुए चलते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि सर कंपाउंड, अब देखो सर H2O ये भी एक कंपाउंड दिख रहा है सर, Fe3O4 ये भी एक कंपाउंड है, तो कौन सा कंपाउंड ले सर, या किस साइड वाला ले, क्या रिएक्टेंट साइड वाला ले लें, क्या प्रोडक्ट साइड वाला ले लें। ठीक है, तो देखो बेटा चाहे आप रिएक्टेंट साइड वाला ले लो चाहे प्रोडक्ट साइड वाला ले लो, बस उसके पास नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा होना चाहिए। ठीक, चलो भाई देखते हैं। इट मे बी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यानी वो रिएक्टेंट साइड हो सकता है, या साइड हो लिखना होना चाहिए, ये रिएक्टेंट साइड भी हो सकता है प्रोडक्ट साइड भी हो सकता है, इन दैट कंपाउंड, उस कंपाउंड में। तो देखो भाई यहां पे देखते हैं Fe इसके पास एक एटम है, साइड में ऐसे लिख ले रहे हैं। H2 दो हाइड्रोजन के हो गए, एक ऑक्सीजन का हो गया, तो इसके पास कितने हैं बेटा, इसके पास हैं 3। Fe3O4 तो 3 हो गए आयरन के, ऑक्सीजन के हो गए 4, तो टोटल हो गए कितने 7। H2 कितने हैं टोटल इसके पास एटम ऐसे। तो किसी कंपाउंड के जब एटम्स हम काउंट करते हैं तो उस कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके एटम्स को जोड़ दिया जाता है, तो कंपाउंड्स के एलिमेंट आ जाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो Fe3O4 है इसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं, यानी कि सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। अब सबसे बड़ा वाला कंपाउंड हमने सेलेक्ट किया जो कि Fe3O4 है। अब इस सबसे बड़े वाले कंपाउंड में उस एटम को ले, ठीक है, उस एटम को लें जिसके पास नंबर ऑफ उस एलिमेंट को ले जिसके पास नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा हो। ठीक है, तो भाई देखो Fe के पास है 3, ऑक्सीजन के पास है 4, तो सबसे पहले हमें किसको बैलेंस करना चाहिए, 4 को। यानी सबसे पहले वो कंपाउंड लो जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं, उस कंपाउंड में भी अब उस एलिमेंट को लेना है जिसके पास नंबर ऑफ एटम ज्यादा हो। अब आप कहेंगे सर कभी ऐसा भी तो हो सकता है ऑक्सीजन बैलेंस हो, बिल्कुल हो सकता है। अगर ऑक्सीजन बैलेंस निकला तो फिर आप आयरन की तरफ मूव कर जाएंगे, उससे नेक्स्ट वाले की तरफ मूव कर जाएंगे, लेकिन कंपाउंड वही रहेगा, है ना। पहले कंपाउंड देखो बड़ा वाला जिसके पास नंबर ऑफ एटम ज्यादा है, उसमें पहले पहला एलिमेंट देखो जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है, अगर वो बैलेंस है तो फिर दूसरे उससे कम वाले पे जाएंगे, है ना। तो ये प्रोसीजर आपको ध्यान रखना है। चलिए ठीक, चलिए सर हमने ये करके ऐसे कर लिया। इससे हमें ये पता चला कि मुझे सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। क्या पता चला मुझे सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ये मुझे आइडिया लगा स्टेप नंबर 3 से। अब आगे चलते हैं सर, अब क्या, हाँ तो अब देखते हैं। देखो भाई द इक्वेशन बिकम्स, अब क्या करना है हमको, तो देखो भाई अब हमें पता चला ऑक्सीजन को हमें बैलेंस करना था। ठीक, तो ऑक्सीजन के इधर कितने थे, देखो बेटा ये ऑक्सीजन के इधर पहले कितने थे, 4, एक थे, और इधर कितने थे 4। तो देखो इधर ऑक्सीजन का 1 था और इधर कितने थे ऑक्सीजन के, इधर ऑक्सीजन के कितने थे बेटा, इधर थे ऑक्सीजन के 4 और इधर ऑक्सीजन का कितना था, 1 था। तो भाई डेफिनेटली आपको दिखाई दे रहा है कि इधर 4 है इधर 1 है, यानी इधर क्या है 4 है, इधर क्या है 1 है। तो मुझे इधर भी ऑक्सीजन के क्या करने चाहिए, मुझे इधर भी ऑक्सीजन के 4 बनाने। तो 4 को क्या करोगे आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो देखो बेटा मैंने क्या किया, यहां पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को क्या किया 4 से मल्टीप्लाई, यानी इस ऑक्सीजन को मैंने क्या कर दिया 4 से मल्टीप्लाई। बट आपको एक बात समझाई गई थी बेटा, फिर से बता रहा हूं कि आपको इस बॉक्स के अंदर जाके कुछ नहीं करना है, कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, जो भी करना है बॉक्स के बाहर। यानी मैं इस ऑक्सीजन में सीधे 4 नीचे नहीं लगा सकता था। क्यों नहीं लगा सकता था, देखो बेटा अगर आप सपोज दैट यहां पे H2O है ना, ये क्या था, ये था आपका H2O, अगर यहां आप 4 लगा देते तो बेटा ये फिर कहां वाटर रह जाता, वाटर का फॉर्मूला रह जाता है क्या,
नहीं रहता, तो इसलिए कहा जाता है ऐसा नहीं करना, तो ये गलत हो जाता। तो इसलिए हमने इस कंपाउंड के बाहर, बॉक्स के बाहर इसलिए बॉक्स बनवाए थे ताकि आप अंदर ही ना कर दें, होशियारी ना दिखा दे ज्यादा। ठीक, अब समस्या एक है, हमने तो ऑक्सीजन से बैलेंस किया, ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई की 4 से, तो इसको H2O को करनी पड़ी। तो भाई देखो कितने हो गए 1 into 4, ऑक्सीजन के तो हो गए 4 और ऑक्सीजन के इधर भी कितने हो गए 4। लेकिन एक समस्या खड़ी हो गई, इस हाइड्रोजन को भी तो मल्टीप्लाई हो चुकी है 4 से, 4 से मल्टीप्लाई हो चुकी बेटा, है ना। अब 4 से अगर मल्टीप्लाई हो चुकी है तो देखो भाई हाइड्रोजन कहां थे, ये थे। पहले हाइड्रोजन कितने थे 2 थे, अब हाइड्रोजन जब 2 थे तो 2 को भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो अब ये हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे बेटा, ये हो जाएंगे 4, 8, 4 into 2 कितने हो जाएंगे 8। अब समस्या ये हो गई, देखो ऑक्सीजन को तो हमने बैलेंस कर दिया लेकिन हाइड्रोजन बिगड़ गए, है ना। हाइड्रोजन बेचारे नाराज हो गए, है ना, पहले ऑक्सीजन को बनाया तो हाइड्रोजन बिगड़ गए, नाराज हो गए। तो यानी 8 हो चुके हैं और इधर क्या हो चुके हैं 2 हो चुके हैं। तो यानी एक को बैलेंस करने से कभी कभी ऐसा भी होता है कि दूसरा नाराज हो जाता है, दूसरा अनबैलेंस हो जाता है, तो होने दो कोई बात नहीं, लेकिन हम रूल को नहीं छोड़ेंगे, अपने रूल को, स्टेप्स को फॉलो करते हुए चलेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब जब चीजें ऐसे हो चुकी हैं तो अब क्या करें, ठीक है भाई यहां 4 लगा दिया, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब इस केस में देखो भाई हाइड्रोजन हाइड्रोजन सॉरी बैलेंस नहीं है, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या है, बैलेंस नहीं, इसको बैलेंस करना है। Fe भी बैलेंस नहीं है, बस क्या बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस हो चुकी है। अब फिर से भाई अब क्या करूं सर, फिर से वही चीज, अब वो कंपाउंड लेना है जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हो, ठीक है, वही वाला स्टेप रिपीट करना है। Fe एंड हाइड्रोजन एटम्स आर स्टिल नॉट बैलेंस, यानी ये दोनों फिर से बैलेंस नहीं है। पिक एनी ऑफ दीज एलिमेंट टू प्रोड्यूस फर्दर लेट अस बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स। ठीक, तो देखो भाई अब सीधे सीधे पता चल रहा है यहां पे कितने थे, इस कंपाउंड में 7 थे, इसमें कितने हो चुके हैं अभी 8 हो चुके हैं, लेकिन यहां की बात करें 2 और 1 3, यहां पे कितने हो चुके हैं 12। तो ये आपको समझ में आ चुका है कि मुझे ये वाला कंपाउंड पहले बैलेंस करना है, ठीक है, वही चीज फिर से चेक कर रहे हैं आप। तो आपको ये पता चल चुका है कि मुझे इसको बैलेंस करना है और उसमें भी किसको बैलेंस करूं बेटा, देखो ऑक्सीजन का कितना है 1 और 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4, ऑक्सीजन के तो 4 है, लेकिन ऑक्सीजन के तो ऑलरेडी बैलेंस है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना नहीं, बचा क्या हाइड्रोजन। देखो केस आया ना कि सर जिसके ज्यादा हो या कम हो, तो देखो भाई यहां देखो हाइड्रोजन के कितने 8 है, हाइड्रोजन के कितने 4 into 2 8, तो हाइड्रोजन को हमें बैलेंस करना चाहिए। चलो भाई करते हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस करना चाहेंगे तो इधर तो 8 है, कितने है इधर 8 और इधर कितने है देखो, है ना, हाइड्रोजन के कितने 2, तो हम क्या करेंगे, अब हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दी, किससे मल्टीप्लाई कर दी 4 से, तो देखो 2 into 4 कितना आ गया 8। वेरी गुड, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो चुके हैं, ऐसा लिखने से हाइड्रोजन भी बैलेंस हो चुके हैं। अब क्या करें सर, Fe अनबैलेंस्ड है, चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ठीक, तो देखो भाई यहां 4 की मल्टीप्लाई हो चुकी है, यहां 4 की मल्टीप्लाई हो चुकी है, हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है, ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है, लेकिन आयरन अभी भी बैलेंस नहीं है। आयरन क्या है बेटा, अभी भी अनबैलेंस्ड है। तो देखो भाई आयरन के इधर कितने हैं बेटा 3। अब लास्ट वाला जब बचा है तो आपको पता ही है किसको बैलेंस करना है, Fe को बैलेंस करना है, ठीक है, तो उसमें कंपाउंड वंपाउंड देखने की बहुत ज्यादा कोई जरूरत आपको नहीं है। तो आपको पता है कि एक ही चीज अनबैलेंस पड़ी है आयरन। तो देखो इधर आयरन है 3, इधर है आयरन 1, तो क्या करना चाहिए, इधर आयरन कितने हैं बेटा 3 दिखाई दे रहे हैं, ये देखो कितने हैं 3, और इधर आयरन कितने हैं 1, तो डेफिनेटली मुझे इधर 3 से मल्टीप्लाई करनी चाहिए। तो डेफिनेटली मैंने क्या किया, देखो आयरन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। आयरन को जैसे ही मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो यहाँ पे क्या लगाऊंगा मैं 3 लगाऊंगा, तो देखो आयरन भी बैलेंस हो जाएगा, यानी ये इक्वेशन ऐसे बन चुकी है 3Fe + 4H2O Fe3O4 4H2, यानी अब ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। अब आप बॉक्स हटा सकते हैं। जब सारे एलिमेंट बैलेंस हो चुके हैं अब आपको करना क्या है, देखिए फाइनली टू चेक द करेक्टनेस, यानी हम क्रॉस चेक करके देखेंगे भाई गड़बड़ तो नहीं हो गई अपने से, अक्सर एग्जाम में गड़बड़ हो जाती है, यहां भी तो गड़बड़ नहीं हो गई, ठीक है। करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस इक्वेशन, इस बैलेंस इक्वेशन को हम करेक्टनेस चेक करेंगे। काउंट द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन, यानी अब आप मैन्युअली इसको काउंट कर लें। देखो आयरन 3 दिखाई दे रहा है, इधर आयरन 3 दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन 8 दिखाई दे रहे हैं, हाइड्रोजन 8 दिखाई दे रहे हैं, ऑक्सीजन कितने हैं 4 से मल्टीप्लाई होगी तो 4, और ऑक्सीजन कितने हैं 4, हाँ सब बैलेंस। यानी एक बार आंसर आने से पहले आप उसको क्रॉस वेरीफाई जरूर करेंगे, ठीक है। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। ये जो हमने मेथड किया है बेटा ये कहलाता है हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल मतलब तुक्के मार मार के देखा, कभी इसको बैलेंस कर लें कभी इसको कर ले, ठीक है, यानी कर करके देखा, गलती आई तो फिर रिमूव किया, फिर से सही किया, ऐसे, ठीक है। तो जैसे मतलब प्रैक्टिस करने से कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ठीक है, तो वैसे ही। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है। आप इस मेथड से थोड़ा अलग भी हटके सिंप्लीफाई करके कर सकते हैं। और ये कब होगा, जब आप ए लॉट ऑफ एक्शन की प्रैक्टिस कर चुके होंगे, तब ये चीजें आपको आसानी से आ जाएंगी। चलिए
हाँ, तो भाई देखो ये तो एक एग्जांपल था, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ था। इससे भी टिपिकल इक्वेशंस आती हैं। तो हम जब ये वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद कुछ इक्वेशन आपको इंडिविजुअल क्वेश्चन देंगे बैलेंस करने के लिए, वीडियोस भी आएंगे उनके, तो वहां पे भी और बहुत सारे इक्वेशन हम आपको बैलेंस कराएंगे। चलिए अब देखते हैं स्टेप नंबर 7। भाई अब क्या करें सर, ये तो बैलेंस हो गया, अब क्या करने की जरूरत थी सर, अब क्यों करा रहे हो? ठीक है, देखो राइट सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट लिखो, यानी कि भाई Fe था तो ये S का मतलब हो गया बेटा सॉलिड, है ना, यहां पे लिखा है S का मतलब सॉलिड, L का मतलब लिक्विड, गैस G का मतलब गैस, और AQ का मतलब होता है एक्वस। एक्वस मतलब बेटा कि जब कोई चीज पानी में घोल दी जाती है तो उसको कहते हैं उसका एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर हो चुका है, तैयार हो चुका है ना, ऐसे हम कह देते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि उनकी फिजिकल स्टेट भी आपको लिख देनी चाहिए, तो हमने उनकी फिजिकल स्टेट भी यहां पे लिख दी है। टू मेक ए केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, यानी उस इक्वेशन से आपको और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले, जो पढ़े जो समझे उसको और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले, तो हमें उसकी फिजिकल स्टेट्स भी लिख देनी चाहिए। ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, किसकी लिखे सर? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सबके लिखो, सारे के इक्वेशन में जितने भी कंपाउंड है एलिमेंट है सबके लिखो। आर मेंशन अलोंग विद देयर केमिकल फॉर्मूला, उनके केमिकल फॉर्मूला के सामने उनकी स्टेट्स भी हमको लिख देनी चाहिए। ठीक, तो देखिए कुछ नोट्स हैं यहाँ पे, कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए सामान्यतः जनरली। क्या है? यूजुअली फिजिकल स्टेट, जनरली बात करें तो फिजिकल स्टेट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन ए केमिकल इक्वेशन। जब हम बैलेंस कर रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा केमिकल इनको स्टेट, फिजिकल स्टेट को हम लिखते नहीं है अक्सर, अनलेस इट इज नेसेसरी, जब तक ये जरूरी नहीं होता टू स्पेसिफाई दैट, जब तक उनको बताना जरूरी नहीं होता तब तक बहुत ज्यादा कोई हमें जरूरत नहीं आन पड़ी है ना, यानी जनरली हम ऐसा नहीं करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। समटाइम्स, कभी कभी हम कुछ ऐसा भी कर लेते हैं, द रिएक्शन कंडीशंस, यानी कि भाई रिएक्शन हमने लिख तो दी लेकिन कभी कभी क्या होता है उसको धूप दिखाओगे तभी होगा, उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाओगे तभी होगा। तो सच कंडीशन सच एज, जैसे कि टेम्परेचर की बात करें, प्रेशर की बात करें, कैटलिस्ट की बात करें, एक्सेट्रा, फॉर द रिएक्शंस आर इंडिकेटेड अबव एंड और बिलो द एरो इन द इक्वेशन। यानी कभी कभी क्या होता है ऐसा कंबाइन करने से, प्लस माइनस लिख देने से, एरो वैरो लगा देने से फिर भी इक्वेशन स्टार्ट नहीं होता, उनके लिए कुछ और चीजों की जरूरत हो, जैसे टेम्परेचर की है, प्रेशर की है, कैटलिस्ट की, तो उसको हम एरो के ऊपर या नीचे की साइड लिख दिया करते हैं अक्सर। ठीक है, तो उससे पता चल जाता है कि ये इक्वेशन जो है, ये रिएक्शन जो है इन कंडीशंस में हैपन हो रही है, अकर हो रही है। चलिए जैसे कि हम बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि गैस की फॉर्म में है, उसकी रिएक्शन हाइड्रोजन गैस से करा रहे हैं, हाइड्रोजन किससे? गैस से करा रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है प्रेशर कितना होना चाहिए? 340 एटीएम। एटीएम का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आप सभी जानते हैं एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जो वैल्यू होती है वो होती है लगभग 1 बार। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है? 1 बार होती है। और 1 बार कितना होता है सर? तो 1 बार होता है 10⁵। क्या होता है? 10⁵ पास्कल, है ना। और पास्कल क्या होता है सर? पास्कल का मतलब होता है बेटा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इससे लगभग इतना। ठीक है, तो यानी कि इस पे जब 340 मेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा तभी ये रिएक्शन होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो ये कंडीशन बताना जरूरी था। ठीक है, तो हालांकि 340 एटमॉस्फेरिक इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा लेकिन इसको हेल्प कर रहा है रिएक्शन को होने में। तो ऐसी कंडीशन कुछ अगर है तो एरो के आप ऊपर लिख दो या नीचे आपको लिख देनी चाहिए। ठीक है, और क्या बना? CH3OH बन गया जो कि लिक्विड स्टेट में है। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं, जैसे देखो दिया 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, 12H2O दिया हुआ है, ये एक्वस है यानी पानी में घुली हुई CO2 है, ये H2 है तो लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, ये क्या बना? C6H12O6, ये ग्लूकोज बना जो कि एक्वस है, पानी में घुला हुआ सॉल्यूशन है, ऑक्सीजन गैस निकल रही है, वाटर निकल रहा है जो कि लिक्विड स्टेट में है। और ये कब हो रही है? जब सनलाइट होगा और क्लोरोफिल होगी तभी ये रिएक्शन होगी, नहीं तो तुम ऐसे इन दोनों को कितना मिलाते रहो ये रिएक्शन नहीं होगी। तो ये कंडीशन ऐसे हम यहाँ पे मेंशन कर दिया करते हैं। चलिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो देखो भाई लगभग 5-6 टाइप की केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, सबकी डेफिनेशन, सबके एग्जांपल्स हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उनके एग्जांपल MCQ में या एक दो नंबर में डेफिनेशन वगैरह ही पूछ लेता है। तो यानी कि बहुत आसान डेफिनेशन है, बहुत ज्यादा टिपिकल डेफिनेशन नहीं है। तो आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कितने टाइप की होती है केमिकल रिएक्शन? तो एज पर आवर CBSE का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन लेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। सबसे पहले क्या है बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो व्हाट इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसके बारे में बात करेंगे। ए रिएक्शन इन विच, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कि ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म, केवल एक ही प्रोडक्ट बनता है, यानी प्रोडक्ट साइड कितने कंपाउंड रहेंगे? ओनली 1 कंपाउंड या 1 एलिमेंट रहेगा। फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स,
यानी कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट से केवल एक ही प्रोडक्ट बनेगा, तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को कहते हैं इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उस रिएक्शन को हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। कहने का मतलब है प्रोडक्ट साइड जो है एक ही प्रोडक्ट होना चाहिए, बाकी रिएक्टेंट एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकते हैं, चार, यानी मल्टीपल रिएक्टेंट्स हो सकते हैं, बट ठीक है, यानी रिएक्टेंट क्या हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा होंगे, बट प्रोडक्ट एक ही रहेगा। तो देखो सभी में एक ही प्रोडक्ट बनना है, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन। यानी दोनों ने या तीनों ने चारों ने कंबाइंड होकर एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन की है, तो ऐसी रिएक्शन कहलाती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस मिलके बनाती है CH3OH। ठीक है, 2MgO, और ये तो हम रिएक्शन कई बार देख चुके हैं, CaO प्लस H2O, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिलके क्या बनाते हैं, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और 2H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बनाते हैं, सॉरी 2H2O, ये यहाँ पे रहेगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक है, कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं, आप देखते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन, ये हो जाएगा दूसरा, है ना, दूसरा डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट अगर कर दिया जाए, जस्ट रिवर्स कर दिया जाए, तो वो हो जाएगा डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या होता है, द रिएक्शन इन विच, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कि ए सिंगल रिएक्टेंट जो रहेगा बेटा वो सिंगल रहेगा, ब्रेक्स डाउन, एक अकेला रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है, बट जाता है, टू गिव सिंपल प्रोडक्ट्स मतलब एक से ज्यादा सिंपल प्रोडक्ट्स देने के लिए। FeSO4 ताप, ठीक है, वो डिवाइड हो गया Fe2O3 SO2 SO3। अभी हालांकि ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, अभी इक्वेशन क्या है, ये बैलेंस नहीं है। अगर मैं इस इक्वेशन को बैलेंस करना चाहूं तो क्या करना पड़ेगा, देखिए मुझे, ठीक है, देखिए ये कितने, सल्फर 1 है, ये सल्फर 1 है, तो अगर मैं आई थिंक यहाँ पे 2 लगा दूं तो शायद ये बैलेंस हो जाएगी। देखिए 2 लगाने से बैलेंस हो जाएगी क्या, Fe 2 हो जाएंगे, यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा आई थिंक। ठीक है, तो अभी फिलहाल छोड़ देते हैं इसको, है ना, आगे बैलेंस करेंगे। चलिए, तो फिलहाल ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड है, तो कहने का मतलब ये है एक प्रोडक्ट जब ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है एक से ज्यादा कंपाउंड्स में, तो ऐसी रिएक्शन को कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। और डीकंपोजिशन रिएक्शन के लिए हमेशा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ये पॉइंट भी आपके काम आने वाला आगे। चलिए फिर देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो किसमें, CaO में और CO2 में डिवाइड हो गया। इसी तरह से ये सारी रिएक्शन है, इधर सारे में क्या है बेटा, एक ही रिएक्टेंट है, लेकिन प्रोडक्ट क्या है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, इसलिए ये रिएक्शन सब किस कैटेगरी में आएंगी बेटा, डीकंपोजिशन रिएक्शन की कैटेगरी में आएंगी। चलिए, डीकंपोजिशन रिएक्शन के बारे में कुछ नोट पॉइंट है। नंबर 1, डीकंपोजिशन रिएक्शंस आर जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वो जस्ट अपोजिट होता है किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। चलिए आगे देखते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन के बारे में और कुछ नोट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 2, व्हेन ए डीकंपोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, यानी कि अब आप ये कहेंगे एक डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होगी बेटा, हमेशा कैरिड आउट, यानी जब होगी, वो हैपन हो रही होगी, अकर हो रही होगी, तो हमेशा वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, यानी उसको डीकंपोज होने के लिए, ब्रेक डाउन होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इट इज कॉल्ड थर्मल डीकंपोजिशन, मतलब जब डीकंपोजिशन रिएक्शन में हो रही है और उसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हो रहा हो, यानी कौन सी टाइप की एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही हो, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही हो, तो उसको कहेंगे थर्मल डीकंपोजिशन। उसको क्या कहेंगे बेटा, थर्मल डीकंपोजिशन उसको कहने वाले हैं, है ना, यानी थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो थर्मल डीकंपोजिशन। अभी और भी एग्जांपल देखेंगे इसी तरीके से। ठीक, देखो जैसे 2PbNO3 का होल ट्वाइस, यानी कि ये हो गया आपका लेड नाइट्रेट, इसका डीकंपोजिशन हो रहा है, यानी हीट, जब उसको हीट दे रहे हैं तो PbO बनना है, मतलब कि लेड ऑक्साइड बन गया, NO2 बन गया, और आपका क्या बन गया है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो यानी डीकंपोज होने के लिए, ब्रेक डाउन होने के लिए, टूटने के लिए उसको हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी। और देखो भाई, डीकंपोजिशन रिएक्शन का दूसरा टाइप देखो, द डीकंपोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि जब किसी सॉल्यूशन से या किसी सब्सटेंस से इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, तब उसकी वजह से उसका डीकंपोजिशन हो, तो इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, तो उसको इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन या इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन कहा जाता है, और सिंपल वे में उसको इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोला जाता है। यानी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके अगर डीकंपोजिशन हो रहा है तो थर्मल डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रिक एनर्जी अब्जॉर्ब करके अगर डीकंपोजिशन हो रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हो रहा है तो उसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। जैसे कि वाटर में इलेक्ट्रिक करंट का जब फ्लो कराते हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है, तो 2H2 यानी हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस निकलती है। नेक्स्ट, फिर से
अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है, अब किसकी वजह से हो रहा है? लाइट। लाइट मींस प्रकाश वाला, ये बिजली वाला लाइट नहीं है, बिजली आ गई बिजली भाग गई ना, लाइट आ गई लाइट भाग गई, वो वाला नहीं है। ये कौन सा है? लाइट यानी प्रकाश, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन द अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। अगर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करके अगर हो रहा है तो इसको क्या कहेंगे? फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो मींस लाइट, फोटो खींचते हैं, लाइट होगी तभी तो फोटो आएगा। आप हमें देख पा रहे हैं तो हमारे चेहरे पे लाइट पड़ रही है ना, बॉडी पे लाइट पड़ रही है, तब तो आप देख पा रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम? उसको कहेंगे फोटोलाइसिस, ठीक है। क्या कहेंगे? फोटो डिकम्पोजिशन या फोटोलाइसिस उसको हम बोलेंगे। चलिए, तो भाई देखो AgCl है, सिल्वर क्लोराइड है, उसको लाइट सनलाइट में बेसिकली आप रखेंगे तो 2Ag और क्लोरीन यानी कि सिल्वर और क्लोरीन में वो अलग अलग डिवाइड हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। नेक्स्ट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में कुछ और पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट, decomposition reactions required energy, so all the decomposition reactions are endothermic reaction। decomposition reaction को होने के लिए हमेशा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी वो एनर्जी को अब्जॉर्ब करती हैं, इसलिए उन्हें एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। या आप इस बात से ये भी समझ सकते हैं कि ऐसे रिएक्शन जिनको होने के लिए हीट को अब्जॉर्ब करना, सॉरी हीट को नहीं, एनर्जी को अब्जॉर्ब, यानी उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी को वो अब्जॉर्ब करते हैं, तो ऐसी रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन अभी डिटेल में आने वाली आगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट वर्ड का मतलब होता है बेटा अपने प्लेस से हट जाना, डिस्प्लेस होना, है ना। तो देखो, ए रिएक्शन इन विच, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कि मोर एक्टिव एलिमेंट या मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट, एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट, ज्यादा एक्टिव एलिमेंट कम एक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, उसके स्थान से हटा देता है, टू फॉर्म इट्स कंपाउंड, अपना कंपाउंड बनाने, यानी उसके कंपाउंड को हटा देगा, उसको हटा देगा वहां से कि तू हटो, तू मत कंपाउंड बनाओ, ठीक है। लेकिन क्या होगा बेटा? खुद जाके वहां बैठ जाएगा, अपना कंपाउंड बना लेगा, तो उसको क्या कहेंगे? इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ये है H2SO4 जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं, एक्वस है यानी पानी में मिला हुआ है, ठीक। ये मेटल थेरिड जिंक, जिंक मेटल आई, उसने H2SO4 से रिएक्शन करी, मतलब कहने का ये भाई साहब थे सल्फेट भाई साहब, ये सल्फेट भाई साहब और ये हाइड्रोजन गैस दोनों बैठे हुए खाना खा रहे थे एक टेबल पे। अब हुआ क्या? ये जिंक भाई साहब बहुत देर से देख रहे थे, ठीक है, सोच रहे थे मैं अकेला बैठा हूं, कैसे, है ना, खाना खाने के लिए साथ में कोई नहीं है, कोई दोस्त नहीं है मेरा। तो इन्होंने क्या किया? ये ठहरे ज्यादा एक्टिव, ज्यादा पहलवान थे जिंक, हाइड्रोजन बेचारे कम पहलवान थे भाई साहब, ठीक है। तो जिंक ने, है ना, क्या किया? हाइड्रोजन को यहां से सल्फेट के पास से भगा दिया, चलो हटो तुम सल्फेट के पास, हम बैठेंगे। जिंक आगे बैठ गया और हाइड्रोजन को अकेला कर दिया, तो कहेंगे कि जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया है उसके सॉल्यूशन से। तो यानी कि जिंक ज्यादा एक्टिव था और हाइड्रोजन कम एक्टिव था, इसलिए ऐसा हो पाया, ठीक है। चलिए रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें, यानी कि अब हमें ये कैसे पता चलेगा सर कि भाई कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव होता है, ये हमें कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो उसके लिए एक सीरीज बनाई गई, एक लिस्ट, है ना, पूरी प्रिपेयर की गई, तैयार की गई ताकि आप याद रख पाए, ठीक है। तो रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ मेटल कहिए या रिएक्टिविटी सीरीज कहिए या एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स कहिए, एक ही चीज है ना, एक ही वर्ड चीज के लिए प्रोनाउंस होते हैं सारे वर्ड, ठीक है। क्या है देखिए, द रिएक्टिविटी सीरीज इज ए लिस्ट, रिएक्टिविटी सीरीज जो होती है वो एक लिस्ट होती है ऑफ मेटल्स, किसकी? मेटल्स की, अरेंज इन द ऑर्डर, जनरली मेटल्स की होती है, ठीक, इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज, यानी अपनी एक्टिविटीज को डिक्रीज, यानी जो सबसे ज्यादा एक्टिव होगा, रिएक्टिव होगा, उसको सबसे ऊपर रखा जाएगा, फिर उससे कम वाले को उससे नीचे, फिर उससे कम वाले, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरह से हम अरेंज करते हैं। ए मेटल कैन डिस्प्लेस अनदर मेटल, एक मेटल दूसरी मेटल को डिस्प्लेस कर सकती है, उसके स्थान से हटा सकती है, लाइंग बिलो, यानी जो उसके नीचे आती है, इट फॉर्म्स इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, और अपना सॉल्ट सॉल्यूशन बना लेगी। चलिए, तो ये है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज। देखिए सबसे ऊपर रखा है पोटेशियम, फिर है सोडियम, तो इसका मतलब जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है इस सीरीज में, वैसे है ना, इसमें केवल कुछ ही चीजें ली गई हैं, है ना। रिएक्टिविटी तो भाई पूरे 118 एलिमेंट्स की हो सकती है, लेकिन जो कॉमनली हमारे एग्जाम में आ सकते हैं या उसके लिहाज से इंपॉर्टेंट है, केवल वही रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पे दी गई है। तो जैसे कि पोटेशियम सबसे ऊपर रखा हुआ है, तो इस लिस्ट के हिसाब से पोटेशियम सबसे ज्यादा एक्टिव है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, सोडियम उससे थोड़ा कम, कैल्शियम और कम, मैग्नीशियम और सबसे कम कौन हो जाएगा? प्लेटिनम, ठीक है। तो यानी कि सबसे मोस्ट रिएक्टिव वाला सबसे ऊपर रखा रहता है, लीस्ट रिएक्टिव वाला सबसे नीचे रखा रहेगा। तो ये लिस्ट आपको याद होनी चाहिए, ताकि इसके बेसिस पे काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और आ चुके हैं और बनते रहते हैं अक्सर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट, रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बात करें, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, देखो भाई, नोट पॉइंट देखिए,
हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल। देखो ये जो सीरीज रखी थी ज्यादातर इसमें मेटल्स ही रखी है, बस एक क्या है जो हाइड्रोजन है वो एक नॉन मेटल रखी है, ठीक है। आइए इसके बेसिस पे देखते हैं। हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल बट शोज प्रॉपर्टी लाइक मेटल। ये हाइड्रोजन है तो नॉन मेटल, लेकिन ये काफी सारी कुछ कुछ ऐसी हरकतें कर देती है, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी है जो कि मेटल के जैसी है, इसलिए इसको यहाँ पे स्थान मिल गया है सीरीज में, ठीक है। मोर रिएक्टिव मेटल हैव ए ग्रेटर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, जिसकी रिएक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की, खोने की उतनी ज्यादा प्रवृत्ति रखता है, वो उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को खो देगा, यानी अपने अंदर से बाहर निकाल देगा, है ना, या कह लीजिए रिएक्ट कर लेगा। एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस, और जल्दी से पॉजिटिव आयन पा लेता, बन जाता है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है जो जितना ज्यादा ऊपर रखा रिएक्टिविटी सीरीज में उतना ज्यादा जल्दी पॉजिटिव होने की कोशिश करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की कोशिश करता है, मींस वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होता है, उतना ज्यादा एक्टिव होता है। चलिए, दिस सीरीज इज ओनली फॉर सम कॉमनली यूज मेटल, ये जो सीरीज है वो केवल कुछ ही मेटल्स के लिए है जो कि जनरली हम यूज करते हैं, केवल उन्हीं के लिए, पूरी लिस्ट नहीं है। द प्लेस ऑफ मेटल मे बी चेंज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन, है ना। इनका अब ऐसा नहीं है कि इनका प्लेस फिक्स ही रहेगा, है ना। बात करें कि अगर ऑक्सीजन से रिएक्टिविटी कैसी है, सल्फर से कैसी है, पोटेशियम से, मतलब अलग अलग चीजों से अगर इनकी रिएक्टिविटी चेक की जाए तो वो इनका प्लेस ऊपर नीचे हो सकता है। चलिए, जो कि आगे फर्दर क्लासेस में भी और हम डिस्कस करेंगे आगे चल के, जब 11th 12th में आप जाएंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात करें। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? द रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस, ऐसी रिएक्शन जिसमें आयंस का एक्सचेंज होता है बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें आयन का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज होता है मतलब तुम कुछ हमें दे दो, हम कुछ आपके ले लेंगे, ठीक है। एक्सचेंज हो रहा है, ऐसे नहीं गिव, केवल गिव, हमने दे दिया और तुमने लेके रख लिया, नहीं, हम दे रहे हैं तो आपको भी बदले में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। एक्सचेंज का मतलब ये होता है, ठीक है, ओके। तो ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं हम? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरे शब्दों में समझने की कोशिश करें, द रिएक्शंस इन विच टू डिफरेंट एटम्स, ऐसी रिएक्शन जिसमें दो अलग अलग एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स आर एक्सचेंज, वो एक्सचेंज हो जाते हैं, अदला बदली हो जाती है, एक्सचेंज मींस अदला बदली हो जाती है, और कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सर आप कह तो रहे हो अदला बदली हो जाती है, यानी कि किस तरह से होगी, जरा समझाओ तो। चलिए समझाने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन, ठीक है। देखो भाई, ये है बेरियम क्लोराइड BaCl2, ये है सोडियम सल्फेट, ठीक है। अब क्या हुआ, ये भी एक्वस एक सॉल्यूशन है, ये भी एक्वस सॉल्यूशन है। अब क्या हुआ, तो देखो भाई, ये भाई साहब सल्फेट थे, उसके साथ सोडियम रखी है, क्लोरीन के साथ बेरियम बैठे हैं भाई साहब। अब इनको अपना समझ में नहीं आ रहा हिसाब किताब, यानी दूसरे की टेबल में ज्यादा खाना दिख रहा, ये सोडियम और सल्फेट एक जगह बैठ के खाना खा रहे थे, उसी होटल में बेरियम और क्लोरीन बैठ के खाना खा रहे थे। अब बेरियम इधर झांके जा रहा है सोडियम वाली और, है ना, सल्फेट वाली टेबल में, अरे इसको तो पनीर मिला है, इसको ये मिला, इसका खाना, इसकी थाली ज्यादा अच्छी है, मेरी बुरी लग रही है, मतलब अपनी थाली उसको बुरी दिख रही है ना। ऐसे सोडियम को भी दिख रहा है, अरे यार बेरियम क्लोराइड जो बैठा है, ठीक है, ये तो साग खा रहा है, मक्के की रोटी साग खा रहा है, मैं तो उधर चला जाना चाहिए था, मतलब अपने आप से सेटिस्फाई नहीं हुआ एक तरीके से। चलिए, तो क्या होता है, यानी कि सल्फेट के साथ सोडियम रखा है, क्लोरीन के साथ बेरियम रखा है, तो लेकिन क्या करेंगे, अब बेरियम और ये जो है सोडियम एक दूसरे का प्लेस डिस्प्लेस कर देंगे, यानी एक दूसरे को, बेरियम चला जाएगा सोडियम की जगह, सोडियम चला जाएगा बेरियम की जगह। देखो बेरियम और सोडियम दोनों ने अपना अपना प्लेस चेंज कर लिया है, तो बेरियम सल्फेट बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया है। तो यानी यहाँ पे एक्सचेंज हुआ है, आप मेरी जगह आ जाओ, मैं आपकी जगह आ जाऊं। ऐसा नहीं कि बेरियम जाके सोडियम के पास बैठ गया हो या सोडियम जाके बेरियम के पास बैठ गया हो, है ना, ऐसा नहीं, आपस में अदला बदली हुई। तो इसी को तो कह रहे थे एक्सचेंज हुआ है। और आपको एक जनरल, है ना, बता दूं कि भाई जब इनकी रिएक्शन भी कराई जाती है लैब वगैरह में, जब रिएक्शन कराई जाएगी तो क्या होगा, बेरियम सल्फेट की पीपीटी बनेगी, प्रेसिपिटेट बनेगा, और कैसा बनेगा, व्हाइट कलर का, जैसे दही होती है ना, व्हाइट मिल्क होता है एकदम, उस तरह का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। चलिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में और कुछ जानते हैं चीजें। These reactions generally occur between two ionic compound। जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो जनरली आयनिक कंपाउंड्स की फॉर्म में होती है, यानी आयन अगर उसमें है, आयनिक कंपाउंड्स हैं, तो उन्हीं के बीच एक्सचेंज होती हैं चीजें जनरली, है ना, इन द सॉल्यूशन। जैसे बात करें फिर से CuSO4 और H2S, ठीक है, इसमें क्या हुआ, देखो CuS यानी कि देखो हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो गया, कहां चला गया, सल्फेट के साथ। देखो हाइड्रोजन कहां चला जाएगा, सल्फेट के साथ। कॉपर कहां आ जाएगा, सल्फर के साथ। तो देखो, है ना, एक्सचेंज हो गया। यहां पे देखना है कॉपर से ये जो लिखा है ब्लैक पीपीटी इसकी बनेगी, CuS की कैसी बनेगी, ब्लैक पीपीटी बनेगी, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड क्या बनेगा, एक्वस सॉल्यूशन रहेगा। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज ए प्रेसिपिटेट। हाँ सर आपने अभी बताया था प्रेसिपिटेट, अब ये प्रेसिपिटेट क्या होता है सर, बताइए जरा इसके बारे में कुछ। चलिए जानते हैं।
ए प्रेसिपिटेट इज एन इनसोल्यूबल सॉलिड। एक प्रेसिपिटेट जो होता है इनसोल्यूबल सॉलिड होता है, यानी कि वो घुलता नहीं है, डिसॉल्व नहीं होता है। दैट इमर्जेस फ्रॉम ए लिक्विड सॉल्यूशन, यानी दो लिक्विड सॉल्यूशन को अगर मिलाया जाएगा तो ये क्या होता है, ये इनसोल्यूबल रहता है, घुलता नहीं है, नीचे बैठ जाता है, थोड़ा हैवी होता है, ठीक है, थिक हो जाता है थोड़ा सा, और नीचे की साइड ये बैठ जाएगा, ठीक है, इनसोल्यूबल रहेगा, घुलेगा नहीं, तो इसको कहते हैं प्रेसिपिटेट, है ना, गाढ़ी गाढ़ी चीजें जो बैठ जाती है नीचे, ठीक है। चलिए प्रेसिपिटेट रिएक्शंस की बात करें तो भाई प्रेसिपिटेट रिएक्शंस क्या होती हैं। अब सर हाँ ये भी होता होगा भाई, प्रेसिपिटेट है तो प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी होती है, तो कभी कभी एक आधा नंबर में पूछ लेता है कि व्हाट आर द प्रेसिपिटेट रिएक्शंस, ठीक है। आइए जानते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शंस क्या होती हैं। देखो, व्हेन ए केमिकल रिएक्शन अकर, जब एक केमिकल रिएक्शन हो रही होती है इन एन एक्वस सॉल्यूशन, ये भी ध्यान रखना है, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है और वहां पे कैसी है, एक्वस सॉल्यूशन है, दोनों कैसे होने चाहिए, एक्वस सॉल्यूशन, वेयर टू आयनिक कंपाउंड्स रिएक्ट टू फॉर्म एन इनसोल्यूबल कंपाउंड। एक रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, एक्वस सॉल्यूशन में हो रही है, दो आयनिक कंपाउंड्स होने चाहिए, वो रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, ठीक है। तो ये बनाते हैं जब एक इनसोल्यूबल कंपाउंड, क्या बना लेते हैं, इनसोल्यूबल कंपाउंड बना लेते हैं, जिसको हम साल्ट भी कहते हैं। द कंपाउंड इज नोन एज प्रेसिपिटेट, तो उस कंपाउंड को जो कि इनसोल्यूबल है उसको कहते हैं प्रेसिपिटेट। एंड द रिएक्शन, और ये जो रिएक्शन है जिसमें कि ये प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, ठीक है, इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट रिएक्शन, उस रिएक्शन को बोलेंगे प्रेसिपिटेट रिएक्शन। चलिए फिर से भाई रिएक्शन BaCl2 Na2SO4, ठीक है, तो BSO4 का प्रेसिपिटेट बनेगा और व्हाइट कलर का बनेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, प्रेसिपिटेट रिएक्शंस, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इनके बारे में कुछ नोट पॉइंट है भाई। देखो, प्रेसिपिटेट रिएक्शन कैन आल्सो हैपन व्हेन ए गैस इज पास थ्रू द सॉल्यूशन, अगर किसी सॉल्यूशन से गैस को पास कराया जाए तब भी प्रेसिपिटेट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस हो सकती हैं। जैसे CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये इसका दूसरा नाम भी है क्या, लाइम वाटर, क्या नाम है, लाइम वाटर। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि मिल्की सस्पेंशन होगा, यही बनेगा प्रेसिपिटेट। यानी आप ऐसे कह सकते हैं लाइम वाटर में जब CO2 गैस पास करा दी जाती है तो मिल्की सस्पेंशन, मिल्की प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, और ये किसका होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, और साथ में वाटर की फॉर्मेशन होती है। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं व्हाट आर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होती हैं भाई, ए रिएक्शन इन विच एन एसिड एंड बेस रिएक्ट्स टू फॉर्म सॉल्ट, एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, और एसिड और बेस जब रिएक्ट कर रहे हैं तो उनसे क्या चीज बन रही है, उनसे बनेगा आपका सॉल्ट एंड वाटर, है ना। एसिड और बेस के रिएक्ट करने से सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन हो रही है, तो ऐसे रिएक्शन को कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यानी आप सभी जानते हैं एसिड और बेस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, बिल्कुल दुश्मन है बड़े वाले, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है, और सॉल्ट और वाटर बना लेते हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो देखो, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक एसिड होता है, ये बनाते हैं NaCl, और ये तो वाकई में सॉल्ट होता है भाई, घरों में यूज करते हैं NaCl, तो सोडियम क्लोराइड, है ना, तो ये क्या होता है, सॉल्ट होता है। H2O क्या होता है बेटा, वाटर होता है, इसकी pH वैल्यू कितनी होती है, लगभग 7, ठीक है, तो इसको कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है भाई, ठीक है, तो काफी सारी रिएक्शंस इसमें हैं, तो एक एक दो नंबर में अक्सर ये रिएक्शन आती रहती हैं। चलिए, इफ ए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन, अगर एक सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है, उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है, ऑक्सीजन का इंक्रीमेंट हो जाता है। ड्यूरिंग ए रिएक्शन, किसी रिएक्शन के दौरान अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन कर लेता है, देन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज, तो ऐसा माना जाता है कि वो एलिमेंट, वो सब्सटेंस क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया, यानी ऑक्सीजन भर गई है उसके अंदर, है ना, ऑक्सीजन गेन कर लिया उसने। एंड द रिएक्शन, और वो रिएक्शन जिसमें ऐसा हो रहा होता है, इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी कहने का मतलब, आपको अगर ऑक्सीजन मिल रही है तो हम कहेंगे आप तो ऑक्सीडाइज्ड हो गए, ठीक है। यानी कि जब कभी ऑक्सीजन का इंक्रीमेंट हो रहा होता है, बढ़ रही होती है, तो उसको कहेंगे कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। चलिए अब इसके बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। इन ऑक्सीडेशन सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, किसी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को गेन कर रहा होता है। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ये जब भी जानेंगे अभी, है ना। फिलहाल इन ऑक्सीडेशन देयर इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और जो ऑक्सीजन होता है उसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो सकता है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल हो सकता है। यानी कि ऑक्सीजन का गेन करना या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का गेन करना, इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। साथ ही साथ
हाइड्रोजन का लूज करना या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का लूज करना, इसको कहते हैं हम ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीजन का गेन या हाइड्रोजन का लॉस, इसको कहते हैं हम क्या, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ जाती है ना। चलिए समझने की कोशिश करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो देखो भाई, ये कॉपर थे भाई साहब, पहले क्या थे, ये कॉपर थे, अकेले कॉपर रखे थे बेचारे, ठीक है, 2 एटम थे कॉपर के, अकेले थे बेचारे। अब ऑक्सीजन इनके पास आई और ऑक्सीजन से इन्होंने रिएक्शन करी, ठीक है, ठीक है, क्या कि रेडिश ब्राउन, पहले कॉपर कैसा होता है, कॉपर के वायर आपने देखे हैं तो रेडिश ब्राउन होता है, लेकिन जब कॉपर ऑक्साइड बन गया तो ये हो गए बेचारे ब्लैक। कैसे हो गए, ब्लैक हो गए, है ना, धूप में तपते रहे बेचारे ना, हो गए ब्लैक। चलो, इन दिस रिएक्शन कॉपर गेन ऑक्सीजन एंड गेट ऑक्सीजन। देखो कॉपर के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन अब कॉपर के पास क्या, ये ऑक्सीजन आ चुका है, तो हम कहेंगे कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है, कॉपर ने ऑक्सीजन गेन की है, और इस रिएक्शन को बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट। हाँ, तो अभी हमने बात किया था इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात करते हैं। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, एक एटम की टेंडेंसी, एक एटम की चाहत, वो क्या चाहता है, ऑफ एन एटम टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। अगर एक क्या है, एटम है, वो डोनेट करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल के फेंकना चाहता है, एंड फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस। और भाई जब इलेक्ट्रॉन दे देगा, निगेटिव चीज उसके अंदर से निकल जाएगी, तो वो बन जाएगा क्या, पॉजिटिव, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस बन जाएंगे। द पॉजिटिवली चार्ज कैटायन, तो ये पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस आर मोस्टली मेटल, और पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, सब मोस्टली मेटल्स होते हैं। तो ये टेंडेंसी, देने की इच्छा, देने की कैपेबिलिटी इसकी, जिससे वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, उसको हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। चलिए अब सिमिलरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है भाई, ओके। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, एक एटम की टेंडेंसी, चाहत, इच्छा, या वो चाहता है, झुकाव है उसका, मोह है, टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का, कि वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर ले, इज इन इट्स कंबाइंड स्टेट, और किसमें, अपनी कंबाइंड स्टेट में, नॉन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी, ये क्या कहलाती है, टेंडेंसी क्या कहलाती है बेटा, ये कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं रिडक्शन रिएक्शन पर। ऑक्सीडेशन की जस्ट अपोजिट होती है रिडक्शन रिएक्शन। क्या होती है, ऑक्सीडेशन की जस्ट अपोजिट जो रिएक्शन होती है, उसको कहते हैं हम रिडक्शन रिएक्शन। चलिए कोशिश करते हैं समझने की। इफ ए सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन, अगर एक सब्सटेंस लूज करता है ऑक्सीजन को, यानी उसमें ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, पहले से कम हो जाती है, ड्यूरिंग ए रिएक्शन, किसी रिएक्शन के दौरान, इट इज सेड टू बी रिड्यूस, तो हम कहेंगे, यानी कोई सब्सटेंस है उसमें अब ऑक्सीजन की कमी आ चुकी है किसी रिएक्शन के दौरान, तो हम कहेंगे ये सब्सटेंस तो रिड्यूस हो गया, इसमें ऑक्सीजन की कमी आ गई। एंड द रिएक्शन, और उस रिएक्शन को कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन, उसको रिएक्शन क्या कहेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। तो यानी जस्ट ऑक्सीडेशन की अपोजिट है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नोट पॉइंट, इन रिडक्शन देयर इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन इक्वेशन में ऑक्सीजन का रिमूवल होता है या हाइड्रोजन का गेन होता है, और गेन ऑफ हाइड्रोजन, यानी जस्ट अपोजिट आपको लिख देना ऑक्सीडेशन का। चलिए रिडक्शन इक्वेशन का एग्जांपल देख लेते हैं। 2CuO कॉपर ऑक्साइड है, उसके ऊपर से आपने हाइड्रोजन गैस पास कराई या हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन कराई, तो क्या बना, कॉपर बेचारे अलग हो गए, यानी पहले कॉपर के पास ऑक्सीजन थी, अब कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है, यानी ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, ठीक है, कम हो गई ऑक्सीजन, तो क्या कहेंगे इसको, रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। इन दिस रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस टू कॉपर, कॉपर ऑक्साइड किस में रिड्यूस हो गया, कॉपर में रिड्यूस हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, नोट पॉइंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कैन नॉट बी हैपन अलोन। तो देखो भाई, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इक्वेशन कभी भी अकेले नहीं होती है, यानी ऐसा नहीं है कि किसी केमिकल रिएक्शन में केवल ऑक्सीडेशन हो रहा और रिडक्शन ना हो रहा, नहीं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो एक किसी सब्सटेंस का, किसी कंपाउंड का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उससे दूसरे वाले का हमेशा रिडक्शन हो ही रहा होता है, तो ये कभी भी अकेले नहीं हो सकती। इफ वन सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज, अगर एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है तो अदर मस्ट बी रिड्यूस, दूसरा क्या होगा, हमेशा रिड्यूस्ड होगा। चलिए अब चलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन पर। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, देखो भाई ये दो शब्दों से मिलकर बना है, RE फॉर रिडक्शन, RED रेड फॉर रिडक्शन, OX फॉर ऑक्सीडेशन, यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो रहा हो, उस रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। समझ में आ चुका है, रेड फॉर रिडक्शन, OX फॉर ऑक्सीडेशन, ठीक है, यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ हो रहे हैं, उसको कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए पढ़ लेते हैं फिर।
ए केमिकल रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज, ऐसी रिएक्शन जिसमें कि एक रिएक्टेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, व्हाइल द अदर गेट्स रिड्यूस, दूसरा रिड्यूस हो जाता है ड्यूरिंग ए रिएक्शन, सच रिएक्शन इज कॉल्ड, ऐसी रिएक्शन को क्या कहेंगे बेटा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, और रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से उसको जाएगा, यानी आप उसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन कह लो या रिडक्शन ऑक्सीडेशन कह लो या रिडॉक्स इक्वेशन के रिडक्स रिएक्शन के नाम से भी उसको जाना जाता है। चलिए देखते हैं, है ना। तो एग्जांपल की मदद से समझाने की कोशिश की गई। भाई देखो, ये भाई साहब हैं Fe2O3, ठीक है, ये है एल्यूमिनियम, ठीक। अब देखो क्या हुआ, Fe2O3, तो पहले Fe के साथ ऑक्सीजन थे, तीन तीन एटम रखे थे, आयरन के साथ पहले तीन तीन एटम थे, लेकिन जब रिएक्शन हुई इधर Fe गए तो बेचारे अकेले पड़ गए, अकेले पड़ गए मतलब ऑक्सीजन की बड़ी भारी कमी इनके पास आ गई, तो कहेंगे कि आयरन के पास तो ऑक्सीजन की कमी हो गई है, यानी कि तो आयरन तो हो चुका है रिड्यूस। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम भाई साहब की, यानी ये वाला जो कंपाउंड है, ठीक है, ये क्या हो चुका है, रिड्यूस, आयरन क्या हो चुका है, रिड्यूस, तो यानी ये दिखाया गया कि भाई यहां से यहां तो देखो क्या रिडक्शन हो चुका है। अब बात करें इसकी, एल्यूमिनियम भाई साहब पहले अकेले थे, अभी क्या हुआ, जब एल्यूमिनियम इधर देख पा रहे हो आप, तो Al2O3 एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन आ चुकी है, तो कहेंगे कि ये देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन, दोनों चीजें साथ साथ हो रही, तो ये रिडॉक्स इक्वेशन हो गई, रिडॉक्स रिएक्शन हो चुकी है। अब आपको कुछ चीजें समझनी है, कुछ चीजें क्या, देखो भाई Fe2O3 था, ठीक है, एल्यूमिनियम था, तो देखो भाई एल्यूमिनियम पहले अकेला था, इसकी रिएक्शन Fe2O3 से हुई, तो Fe2O3 खुद तो रिड्यूस हो गया, लेकिन इसको ऑक्सीजन दे भगा, है ना, इसको ऑक्सीजन दे के चला गया, तो Fe2O3 ने एल्यूमिनियम को ऑक्सीडाइज करा, तो जो चीज ऑक्सीडाइज करती है दूसरे को, उसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब Fe2O3 के पास ऑक्सीजन थी, लेकिन रिएक्शन के बाद Fe2O3 ने अपनी ऑक्सीजन त्याग दी, किसको दे दी, एल्यूमिनियम को, तो Fe2O3 ने अपनी ऑक्सीजन एल्यूमिनियम को दे दी, Fe2O3 ने एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन किया, ठीक है, तो किसने किया, Fe2O3 ने ऑक्सीडेशन किया, तो जो दूसरे का ऑक्सीडेशन कर दे उसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरह एल्यूमिनियम पहले देखो, है ना, यहां पे आयरन था, तो इसने क्या किया, एल्यूमिनियम ने, देखो एल्यूमिनियम ने आयरन से ऑक्सीजन छीन ली, यानी ऑक्सीजन आयरन को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, उसकी ऑक्सीजन छीन ली, उसकी ऑक्सीजन की कमी कर दी, तो एल्यूमिनियम ने छीना ना, एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन की कमी कर दी, तो एल्यूमिनियम ने रिड्यूस कर दिया, तो जो एलिमेंट, जो सब्सटेंस दूसरे को रिड्यूस कर दे, दूसरे में ऑक्सीजन की कमी ले आए, उसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आई बात, चलिए, तो यानी ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, एल्यूमिनियम का, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, यही है एल्यूमिनियम, यानी कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो दूसरे के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, ठीक है, और जो जिसका रिडक्शन हो रहा होता है वो दूसरे के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। चलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डेफिनेशन भी देख लेते हैं अच्छे तौर से। देखो भाई क्या है, इसमें कहा गया ए सब्सटेंस विच हेल्प्स इन द, ठीक है, इसको हम अपने आप को थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक। देखो भाई, ए सब्सटेंस विच हेल्प्स द अदर, एक ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे की हेल्प करता है, क्या करने में हेल्प करता है, ठीक है, सब्सटेंस टू अंडरगो ऑक्सीडेशन, यानी दूसरे का ऑक्सीडेशन होने में हेल्प करता है, मदद करता है, यानी दूसरे का ऑक्सीडेशन करा देता है, इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ये बात हम पहले ही बता चुके हैं, इसको फिर से दूसरे शब्दों में घुमा घुमा के, है ना, डेफिनेशन देखो, ए सब्सटेंस विच अंडरगोज रिडक्शन, एक ऐसा सब्सटेंस जिसका रिडक्शन होता है, इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी खुद जो रिड्यूस होता है वो दूसरे का ले क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ए सब्सटेंस विच गेन हाइड्रोजन, एक सब्सटेंस जो हाइड्रोजन गेन कर लेता है या लूजेस ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का लूज हो जाता है, तो हाइड्रोजन गेन करेगा मतलब खुद रिड्यूस हो रहा है, तो जो खुद रिड्यूस हो रहा है वो दूसरे के लिए क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो अलग अलग शब्दों में, अलग अलग बुक्स में आपको ये डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन मिलेंगी, तो जो भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, कभी आप सोचने को सर ने तो ये लिखा है, बुक में ये लिखी है, तीसरी बुक में ये लिखी है, तो आप समझ लीजिए सबका सेंस मीनिंग एक ही निकल रहा है। चलिए नेक्स्ट, अब रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो भाई उसका जस्ट जो आपने लिखा था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, उसका जस्ट अपोजिट कर दो, ए सब्सटेंस विच हेल्प्स द अदर सब्सटेंस टू अंडरगो रिडक्शन, एक ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे को रिड्यूस होने में, रिडक्शन करने में मदद करता है, उसको हम ए सब्सटेंस विच हेल्प द अदर सब्सटेंस टू अंडरगो रिडक्शन, यानी दूसरे को रिड्यूस करने में मदद करता है या उसका कर ही देता है रिडक्शन, उसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरे शब्दों में बात करें तो एक ऐसा सब्सटेंस विच अंडरगो, जो हो जाता है क्या, ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन हो जाता है,
इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट, उसको हम क्या कहते हैं, उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, यानी जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का क्या कर रहा होगा, वो रिडक्शन कर रहा होगा। ठीक है, चलिए ओके। तीसरे शब्दों में बात करें, ए सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन और गेन ऑक्सीजन, यानी ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन दूसरे से ले लेता है या दूसरे को हाइड्रोजन दे देता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो सबका मीनिंग वही निकल रहा है। चलिए अब बात करते हैं एक्सोथर्मिक और इसके बाद आएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना। तो हमने बताया था कि भाई एंडोथर्मिक रिएक्शन को हम दोबारा भी आगे भी चल के पढ़ने वाले हैं। चलो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करें, एक केमिकल रिएक्शन, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, जिसमें कि हीट रिलीज होती है, निकलती है ना। रिएक्शन जब हो रही होती है तो वो सारी चीजें क्या हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं, है ना। रिएक्शन क्या हो जाती है, रिएक्शन गर्म नहीं हो जाती, जो प्रोडक्ट बनते हैं वो हीट जनरेट करते हैं, निकलती है उनसे हीट। ठीक है, या कह दीजिए कि उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है। द रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे बात करें कार्बन को जिसको कोक कह लीजिए, चारकोल कह लीजिएगा, है ना। ठीक है, उसको जलाया जाता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जलाया जाएगा, तो क्या होगा, कंबशन हुआ है। कंबशन होने में क्या होता है, CO2 गैस निकलती है और हीट एनर्जी भी निकलती है बहुत सारी। तो इसमें हीट निकल, यानी रिएक्शन स्टार्ट तो कर गई, उसके बाद वो गर्म होती चली गई, टेम्परेचर बढ़ता चला गया, सब्सटेंस के कंपाउंड्स के टेम्परेचर बढ़ गया, तो कहेंगे हीट रिलीज हो रही है। तो इसको ध्यान देना, हीट इज रिलीज, तो क्या कहेंगे उसको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट एंडोथर्मिक की रिएक्शन की बात करें तो जब एक्सोथर्मिक का अपोजिट कर दो, ए केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, उसमें क्या होती है, रिलीज, इसमें क्या होगी, एब्जॉर्ब, ड्यूरिंग द रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सोथर्मिक की जगह आप क्या कर लेंगे बेटा, एंडोथर्मिक, है ना। ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, इसको क्या कर लेंगे बेटा आप, एंडोथर्मिक, क्या कर लेंगे इसको, एंडोथर्मिक रिएक्शन कर लेंगे। एग्जाम्पल, डीकंपोजिशन ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड मर्क्यूरी। हमने पहले भी आपको कहा था कि जितनी भी डीकंपोजिशन रिएक्शन होती हैं उनको डीकंपोज होने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है, मतलब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, चाहिए होती है उनको एनर्जी, है ना। तो उसको क्या कहेंगे हम, जितनी भी आपकी डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है सब के साथ एंडोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। तो जैसे मरकरी ऑक्साइड है, ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड हो गया, जिसको मर्क्यूरिक ऑक्साइड भी कहा जाता है। ठीक है, या मरकरी ऑक्साइड भी कह देते हैं। इसको जब हीट दी जाती है, जब एनर्जी दी जाती है, यानी एनर्जी को पहले अब्सॉर्ब कर रही है ना, तो इसका टेम्परेचर डाउन होता चला जाएगा, तो ये मरकरी और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देती है। तो इसको कहेंगे कि भाई ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि हीट एब्सॉर्ब कर रही है। तो आप बाहर जो प्रोडक्ट बनेंगे उसको छू के देखो तो आपको कंपेरेटिवली ठंडे लगेंगे थोड़े से। नोट, डीकंपोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शन, जितनी भी डीकंपोजिशन रिएक्शन होती हैं सब एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। नेक्स्ट, तो देखिए भाई इतनी सारी रिएक्शन थी, ठीक है, इतनी सारी रिएक्शन थी। और हाँ, आप एक ध्यान रखिए, फिलहाल आपके में कोरोजन और रेंसिडिटी वाले जो टॉपिक्स हैं वो आपके सिलेबस में फिलहाल नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट ईयर में अगर आएंगे तो हम इंक्लूड करेंगे उन सब चीजों को। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेंद्र।